साइंस का सेट नंबर 8 को स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला प्रश्न को देखते हैं। यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा बराबर क्या होगा। देखिए सबसे पहले हम जानेंगे कि यांत्रिक ऊर्जा जो होती है, पहले जानेंगे यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है गतिज ऊर्जा प्लस का स्थितिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। ठीक, यहाँ क्या कहा जा रहा है कि यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा। जब यांत्रिक ऊर्जा को इस पर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, मतलब गतिज ऊर्जा को, तो यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्थितिज ऊर्जा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अगर किसी वस्तु में गति होगा तो कौन सी ऊर्जा होगा। देखिए, एक काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा, एक होता है पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा। ठीक, जब कोई भी वस्तु में गति होगा, गति अगर होगा तो उसमें गतिज ऊर्जा होगा। अगर कोई वस्तु में स्थिति होगा, स्थिति या हाइट होगा, स्थिति या हाइट होगा तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होगा। ठीक, तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अगर किसी वस्तु में गति होगा तो वो कौन सी ऊर्जा होगा। तो गति होगा तो उसमें कौन सा ऊर्जा हो जाएगा, गतिज ऊर्जा। लेकिन ऑप्शन देखिए, स्थितिज ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा। देखिए, जब यांत्रिक ऊर्जा बराबर हम जानते हैं यांत्रिक ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, देखिए इसमें क्या दिया हुआ है कि गतिज ऊर्जा होगा, यानी गतिज ऊर्जा कुछ ना कुछ है, और इसमें गतिज ऊर्जा दिया हुआ है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो गया, यांत्रिक एनर्जी भी हो गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में, यांत्रिक ऊर्जा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई निम्न में से क्या है। देखिए, जड़त्व बराबर फार्मूला होता है आई बराबर एम आर स्क्वायर। यहाँ आई जड़त्व है, एम द्रव्यमान है और आर क्या है, त्रिज्या है। ठीक, देखिए इसका इकाई जब हम निकालेंगे तो एम का इकाई हो जाता है एम यानी द्रव्यमान की इकाई हो जाएगा केजी, और आर क्या हो गया, एक तरह से दूरी हो गया, दूरी का स्क्वायर है तो यानी दूरी का स्क्वायर हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर। ठीक, तो जड़त्व मापने की इकाई कौन सा हो जाएगा, तो केजी मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि ऑप्शन तो यहाँ गलत टाइप हो गया है, तो इसका आंसर लिख लीजिए केजी मीटर स्क्वायर हो जाएगा, जड़त्व का इकाई हो जाए। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके मध्य जड़त्व का मान अधिक होगा। देखिए, जड़त्व दो प्रकार का होता है, एक होता है गतिज जड़त्व और एक होता है स्थितिज जड़त्व। स्थितिज जड़त्व होता है। ठीक, गतिज जड़त्व जो होता है वो जो कोई वस्तु अगर गति में है तो उसमें गति जड़त्व होगा, अगर कोई वस्तु स्थिति में है तो उसमें स्थिति जड़त्व होगा। ठीक, और गति जड़त्व का मान जो है सबसे ज़्यादा होता है और स्थिति जड़त्व का मान कम होता है। चलिए ऑप्शन को देखते हैं। पहला कह रहा है कि एक ही आकार के रबर बॉल और पत्थर के बीच, ये दोनों तो स्थिति में रहता है तो इसमें तो अधिकतम हो ही नहीं सकता है। स्कूटर और बस, देखिए स्कूटर और बस ये गति में रहता है। चलिए इसको रखते हैं। अगला है 10 रुपये के सिक्के और 5 रुपये के सिक्के, ये दोनों भी स्थिति में रहता है। जैसे कि रेलगाड़ी और हवाई जहाज़, ये दोनों तो गति में रहता है, तो सबसे ज़्यादा गति किस में है, तो रेलगाड़ी और हवाई जहाज़ दोनों में है। स्कूटर और बस की अपेक्षा ज़्यादा गति है, तो इसमें जो है जड़त्व का मान अधिकतम किस में हो जाएगा, तो रेलगाड़ी और हवाई जहाज़ में जड़त्व का मान अधिकतम हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेलगाड़ी और हवाई जहाज़ में जड़त्व का मान अधिकतम होगा। ठीक, अगला प्रश्न है, गति का पहला नियम किसके बीच संबंध दर्शाता है। यह नियम नहीं होगा, यहाँ समीकरण होगा, नियम को काट के समीकरण कर लेंगे। तो गति का जो पहला समीकरण है किसके किसके बीच को संबंध दर्शाता है। देखिए, गति का 3 समीकरण होता है। गति का पहला समीकरण कहता है v बराबर u प्लस ए टी। गति का दूसरा समीकरण होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और गति का जो है तीसरा समीकरण कहता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक, जब हम इसमें संबंध निकालेंगे तो u
और ए को जो है ना काट देंगे। ठीक, देखिए पहला समीकरण में अगर हम संबंध निकालेंगे तो यू को काट देंगे और ए को काट देंगे, तो यू और ए काटेंगे, क्या बचा, भी और ए बच गया। यानी कि पहला समीकरण जो है ये वेग और समय के बीच को संबंध बताता है। अब देखिए दूसरा समीकरण में भी हम यू को काट देंगे और ए को काट देंगे, तो क्या बच गया, एस बच गया और टी बच गया, यानी कि विस्थापन और समय के बीच को दर्शाता है। यानी विस्थापन को ही स्थिति कहा जाता है, विस्थापन को ही स्थिति कहते हैं। तो ये क्या करेगा, विस्थापन और समय के बीच संबंध को दर्शाएगा दूसरा समीकरण। तीसरा समीकरण में देखिए u और a को काट देंगे तो वेग और स्थिति यानी विस्थापन के बीच। तीसरा समीकरण जो है ये जो है वेग एंड स्थिति यानी कि विस्थापन, स्थिति या विस्थापन के बीच को संबंध को दर्शाता है, विस्थापन के बीच को संबंध दर्शाता है। देखिए हमें प्रश्न पूछा है कि जन गति का पहला नियम किसके किसके बीच के संबंध को दर्शाता है। देखिए गति का पहला समीकरण है v बराबर u प्लस का ए टी। ठीक, और इसमें कि u और a को काट देंगे तो ये वेग और समय के बीच को दर्शाएगा, तो ये कौन, इसका उत्तर हो जाएगा वेग और समय के बीच, जो कि वेग और समय ऑप्शन में किसी में भी नहीं दिया गया है, तो इसमें से किसी एक में वेग कर लेंगे, ऑप्शन सी में ही वेग कर लेते हैं, वेग और समय। ठीक, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक स्थिर बल 2 सेकेंड की अवधि के लिए 5 केजी द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करता है, तो यह वस्तु के वेग को 6 मीटर पर सेकेंड से 8 मीटर पर सेकेंड तक बढ़ा देता है, तो प्रयुक्त बल की मात्रा क्या होगी। देखिए इसमें दिया क्या हुआ है, सबसे पहले देखिए 2 सेकेंड क्या हुआ, ये टी दिया हुआ है, टी यानी समय दिया हुआ है, 2 सेकेंड, द्रव्यमान यानी m दिया हुआ है, 5 केजी यानी वेग यानी प्रारंभिक वेग यानी यू दिया हुआ है आपको 6 मीटर पर सेकेंड, और अंतिम वेग यानी भी दिया हुआ है आपको 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक। और हमसे पूछा जा रहा है बल की मात्रा, यानी बल पूछा जा रहा है, तो बल यानी एफ बराबर फार्मूला होता है एम ए यानी द्रव्यमान गुना त्वरण। यहाँ जो देखिए त्वरण नहीं दिया हुआ है, लेकिन त्वरण के बारे में हम जानते हैं कि वेग में परिवर्तन के दर को हम त्वरण कहते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं एफ बराबर एम इंटू वेग में परिवर्तन यानी v माइनस यू बटा टी, वेग में परिवर्तन की दर को v माइनस यू बटा टी लिख सकते हैं। तो अब देखिए इसमें मान रखते हैं तो m के जगह क्या रखाएगा 5 केजी, m क्या दिया हुआ है 5 केजी, तो 5 इंटू v माइनस यू भी दिया हुआ है 8 और u दिया हुआ है 6, तो दोनों को घटा देंगे तो 2 बचेगा, 2 बटा टी दिया हमको 2, तो 2 कट जाएगा, यानी कि 5 न्यूटन इसका आंसर हो जाएगा, यानी बल इसमें क्या हो जाएगा 5 न्यूटन हो जाएगा। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5 न्यूटन। अगला प्रश्न है कि जब एक स्थिर बल किसी वस्तु पर 3 सेकेंड की अवधि के लिए 8 केजी के द्रव्यमान के साथ कार्य करता है, तो वह वस्तु वेग को 4 मीटर पर सेकेंड से 6 मीटर सेकेंड बढ़ा देता है, तो प्रयुक्त बल बताएं। यहाँ गुरुत्व को काट दीजिए, प्रयुक्त बल बताएं। ठीक, तो प्रयुक्त बल बताएं मतलब सेम क्वेश्चन है, ये ऊपर के जैसा ही सेम क्वेश्चन है। हमें आशा है कि आप इस प्रश्न को बना लेंगे अपने से, और इसको बना करके इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर को कमेंट करेंगे। अगला प्रश्न है कि जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित होता है। देखिए वृत्तीय, जब कोई भी वस्तु वृत्तीय मार्ग पर चलता है तो उसमें वृत्तीय गति उत्पन्न होता है। देखिए वृत्तीय मार्ग लेते हैं, वृत्तीय मार्ग जो होता है उसके प्रत्येक स्थान पर जो है ना उसका दिशा जो है ना भिन्न भिन्न होता है, उसका दिशा भिन्न भिन्न होता है, और प्रत्येक स्थान पर जो है उसका वेग भी बदलते रहता है, प्रत्येक जगह पर उसका वेग भी बदलते रहता है और दिशा भी भिन्न भिन्न होता है। देखिए 9 नंबर में आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका दिशा जो है परिवर्तित होते रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 10 नंबर प्रश्न कहता है कि जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति से घूर्णन करती है तो प्रत्येक बिंदु पर इसका डैश बदलता है, तो इसमें देखिए दिशा बदलता है और वेग बदलता है, जो कि वेग की ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है
इसमें आंसर मारेंगे 10 का ऑप्शन नंबर बी, जो कि प्रत्येक जगह पर उसका वेग और दिशा बदल जाता है। कोई भी वृत्तीय गति होगा उसमें प्रत्येक स्थान पर जो है ना उसका वेग बदल जाएगा और उसके दिशा देखिए अलग अलग हो गया प्रत्येक दिशा। चलिए अगला प्रश्न है कि यदि कोई पिंड रूपांतरित गति से एक वक्र पथ पर गति करता है तो इस गति को क्या कहेंगे? तो एक वक्र पथ पर अगर कोई गति कर रहा है तो उसे हम वक्र रेखीय गति कहते हैं। देखिए सरल रेखीय गति क्या होता है? ये अगर कोई वस्तु जो है किसी सरल रेखा यानी कि सीधी रेखा में सीधा गमन कर रहा है तो उसे हम सरल रेखीय गति कहते हैं, ठीक। और सरल आवर्ती गति जो है ये पूरे ब्रह्मांड में नहीं पाया जाता है सरल आवर्ती गति। और तीसरा है कि आवर्ती गति क्या होता है? ये अगर कोई भी काम जो है ना बार बार हो रहा है उसी स्थान पर उसे हम आवर्ती गति कहते हैं। जैसे कि देखिए घड़ी है, घड़ी में जो है सुई, घड़ी का जो सुई होता है बार बार ये इसी स्थान पर घूमते रहता है, बार बार यहाँ घूमता है, तो इसे हम आवर्ती गति कहते हैं, ठीक। अगला प्रश्न है कि यह अवधारणा कि एक तत्व की सभी परमाणु समान होते हैं को डैश की खोज ने गलत सिद्ध कर दिया। यदि समान होती है यानी सभी तत्व के परमाणु समान होते हैं, यह किसकी खोज ने यह गलत साबित कर दिया? तो ये कर दिया समस्थानिक की खोज ने साबित कर दिया गलत। देखिए समस्थानिक क्या होता है कि उसका जो है ना परमाणु क्रमांक जो होगा समान होगा और द्रव्यमान संख्या अलग अलग होगा, उसे हम समस्थानिक कहेंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि जब आप परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या में बदल देते हैं तो इसका डैश बदल जाता है। देखिए दो हम परमाणु लेते हैं, जैसे कार्बन है, कार्बन 6 12 और दूसरा ले लिए कार्बन 6 13। देखिए इसमें 6 हो गया प्रोटॉन हो गया, 6 प्रोटॉन हो गया। अब देखिए इसमें हम न्यूट्रॉन निकालेंगे तो इसका न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन इसका हो जाएगा 12 - 6 यानी कि 6 इसका न्यूट्रॉन हो जाएगा और इसका न्यूट्रॉन हो जाएगा आपको 13 - 6 यानी 7 हो गया। इस क्या हुआ? यहाँ देखिए प्रोटॉन समान है और न्यूट्रॉन क्या है? भिन्न भिन्न है। एक का न्यूट्रॉन 6 है, एक न्यूट्रॉन 7 है, तो भिन्न है। तो क्वेश्चन करेक्ट जवाब परमाणु के न्यूट्रॉन की संख्या को बदलते हैं। देखिए यहाँ न्यूट्रॉन की संख्या बदल दिया गया तो इसका डैश बदल जाता है, तो इसका क्या बदल जाएगा? तो ये समस्थानिक इसका बदल जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। चलिए अगला प्रश्न कहता है कि डैश की रासायनिक विशेषताएं एक समान होती है परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है। देखिए रासायनिक विशेषता जो है समस्थानिक का ही एक समान होता है तथा परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है समस्थानिक का। चलिए अगला प्रश्न है कि हमको 3 बिलियन दिया हुआ है, बिलियन एक्स है, बिलियन वाई है और बिलियन जेड है। तीनों का पीएच मान भी हमको दे दिया है 2 11 और 7। तो उन्हें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को अवरोही यानी कि घटते क्रम में बताता है, ठीक, घटते क्रम में, ठीक। देखिए हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जब हमको कहेगा हाइड्रोजन आयन की सांद्रता तो ये समझे कि हमको अम्लीयता की ओर बढ़ रहा है। जब कहेगा OH आयन की सांद्रता यानी तो उसे हम कहेंगे कि क्षारीयता की ओर हम बढ़ रहे हैं, ठीक। आप देखिए एक pH स्केल होता है जिसमें कि 14 तक होता है, जो कि 7 बीच में 7 रहता है, इधर 6 हो जाएगा, इधर 5 हो जाएगा, इधर 4 3 2 1 और 0, ठीक। इधर देखिए 7 के बाद 8 9 10 करके ऐसे ही 14 तक जाएगा ये, ठीक, 14 तक ये जाएगा। आप देखिए जब हम इधर जाएंगे यानी 6 से लेकर के 0 के तक जाएंगे तो इधर जो है अम्लीयता बढ़ेगा, अम्लीयता जो है बढ़ेगा, अम्लीयता बढ़ेगा तो H+ आयन की सांद्रता भी बढ़ेगी, ठीक। और जब हम इधर की ओर जाएंगे 14 की तरफ तो क्या होगा? क्षारीयता बढ़ेगा, क्षारीयता बढ़ेगा। जब क्षारीयता बढ़ेगा तो OH- आयन की सांद्रता भी बढ़ेगा। देखिए आप प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न हमको कह रहा है कि pH मान 2 11 और 7 है, उन्हें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का अवरोही क्रम में यानी घटते क्रम में इसको व्यक्त करेंगे। मतलब सबसे ज़्यादा सांद्र इसमें कौन होगा? जिसका pH मान जो है सबसे कम होगा। तो सबसे कम किसका है? तो 2 है, जिसको कि x माना गया। तो सबसे पहले x लिखेंगे। उसके बाद देखिए 7 है तो 7 लिखेंगे। 7 किसको है? z को, तो यानी XZ। और उसके बाद 11 आएगा तो XZY। तो XZY देखिए ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है? तो XZY जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो इसका उत्तर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी XZY। चलिए अगला प्रश्न है, pH मान 7 से 14 की ओर बढ़ता है तो यह दर्शाता है कि अभी तुरंत हम पढ़े थे pH मान जो है 7 होता है यहाँ, और 7 से जब 14 की ओर बढ़ेगा pH मान तो इसमें क्या होगा कि क्षारीयता बढ़ेगी। क्षारीयता की गुण जो है, यानी क्षारीयता की गुण ज़्यादा होती जाएगी, इधर बढ़ते जाएगी, यानी क्षारीयता गुण इधर प्रबल होता जाएगा। ठीक, क्षारीयता की गुण प्रबल होगी, जिधर जाने में उधर जो है OH आयन की OH माइनस आयन की सांद्रता में वृद्धि होती जाएगी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि OH आयन की सांद्रता में वृद्धि होगी। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा घोल इन सभी में सबसे अम्लीय है, यानी अम्लीय कौन सा होगा, जो नीचे की ओर मतलब जीरो की तरफ जो होगी सबसे ज़्यादा, तो वो अम्लीय होगा। जो कि pH मान 0 वाला घोल, ये 0 ही दिया हुआ, ये सबसे ज़्यादा अम्लीय हो गया। चलिए अगला प्रश्न है कि मगरमच्छ के जो बच्चे होते हैं उसको क्या कहा जाता है। तो मगरमच्छ का जो बच्चा होता है उसे क्या कहा जाता है। देखिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए नंबर है कोडलिंग। ऑप्शन ए में दिया हुआ है कोडलिंग। कोडलिंग जो है कीट के बच्चे को कहा जाता है। कोडलिंग किसे कहा जाता है, तो कोडलिंग कहा जाता है आपको कीट के बच्चे को। और गोस्टलिंग किसे कहा जाता है, गोस्टलिंग ये हंस के बच्चे को कहा जाता है। गोस्टलिंग कहा जाता है हंस के बच्चे को। और फिंगरलिंग जो है मछली के बच्चे को फिंगरलिंग कहा जाता है। उसके बाद है हैचलिंग जो है मगरमच्छ के बच्चे को हैचलिंग कहा जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मगरमच्छ के बच्चे को हैचलिंग कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्षीय हड्डी नहीं है। देखिए अक्षीय हड्डी उसे कहते हैं जो है मेरुदंड से जुड़ा होता है। देखिए एक मेरुदंड होता है शरीर में, रीढ़ की हड्डी जिसे कहते हैं, जो मेरुदंड से जुड़ा होगा ना उसे हम रीढ़ की हड्डी, जो रीढ़ की हड्डी जुड़ा होगा उसे हम अक्षीय हड्डी का। देखिए मेरुदंड से जुड़ा होता है कपाल भी। उसके बाद देखिए ऐसे रहता है पसली। उसके बाद यहाँ कंधा रहता है। देखिए ऑप्शन ए कह रहा है कपाल भी देखिए मेरुदंड से जुड़ा हुआ है। मेरुदंड तो खुद मेरुदंड है ही। उसके बाद कंधा देखिए, उसके बाद पसली देखिए, पसली तो ये हुआ पसली, ये भी मेरुदंड से जुड़ा हुआ है। लेकिन कंधा जो है ये पसली से जुड़ा हुआ है। कंधा किससे जुड़ा हुआ है, तो पसली से। कंधा जुड़ा हुआ है पसली से। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अक्षीय हड्डी नहीं है। अक्षीय हड्डी इसमें से कौन नहीं होगा, कंधा नहीं होगा अक्षीय हड्डी। है कि मानव रक्त प्लेटलेट्स डैश छोड़ते हैं जो कि रक्त के थक्के बनाने में मदद करते हैं। मानव रक्त प्लेटलेट क्या छोड़ते हैं, जो कि रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है। ठीक, तो रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है मानव प्लेटलेट क्या छोड़ेगा, तो ये प्रोथ्रोम्बिन छोड़ता है, प्रोथ्रोम्बिन छोड़ता है। ठीक, चलिए आज का ये लास्ट प्रश्न था। और इस वीडियो का जो है आप PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन तथा इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया गया है। ठीक, और जिससे कि आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे और वहां से आप PDF प्राप्त करके, वहां से जो है आप PDF प्राप्त करके आप इसे दोबारा एक बार और बना लेंगे तो आपको ये कंठस्थ हो जाएगी, पूरी तरह से ये आपको याद हो जाएगा। तो चलिए अंत तक वीडियो के देखने के लिए धन्यवाद। और जो दोस्त नए हैं हमारे चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर लें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि ये वीडियो ज़्यादा लोग तक पहुँचे।